हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ईशान अवस्थी और यार होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस का पार्ट बी करने वाले हैं। और गाइस आज के वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि हमारा इस टॉपिक का पहले नाम था क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें इमरजेंसी के सारे क्राइसिस गिवन हैं, बट इसका नेम चेंज करके कर दिया गया है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। और इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स तो कवर करेंगे, इसके बाद कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी ऐड हो गए हैं। तो जैसे कि जयप्रकाश नारायण जी हो गए और भी कई नेशनलिस्ट लीडर्स हैं जिनके बारे में भी टॉपिक्स ऐड हुए हैं फॉर ईयर 20 एंड 21 एंड फर्दर स्टूडेंट्स। तो वो हम लोग इस पार्ट में ना कवर करते हुए नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, और बाकी इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी। क्यों? क्योंकि हमने पार्ट ए में डिस्कस कर लिया कि इमरजेंसी के प्रोविजंस क्या थे, क्या क्या इमरजेंसीज में हैपनिंग्स हुई थी, किन किन राइट्स को कर्टेल किया गया था, किन किन लोगों को डिटेन किया गया था, और प्रेस की पावर किस तरह से ली गई थी। हमने ये सब जान लिया। अब उसके आउटकम क्या निकले और उससे रिगार्डिंग कंट्रोवर्सीज कैसे अराइज हुई, उसके बारे में हम ये बात करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक। सो गाइस कंट्रोवर्सी तब अराइज हुई जब 1977 में शाह कमीशन को अपॉइंट किया गया, जिसके हेड थे जस्टिस जेसी शाह। ये जेसी शाह जो थे ये सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। तो इनको अपॉइंट किया गया और इनको अपॉइंट करने के बाद शाह कमीशन बनाई गई, जिन्होंने एक नोट बनाया कि इमरजेंसीज में कौन कौन सी मिस हैपनिंग्स हुई थी और कितनी एक्सट्रीम कंडीशन में इमरजेंसी लगाई गई थी, या उसको लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी तब भी लगाई गई थी, और उसका इलीगली यूज़ किया गया था। इस बारे में शाह कमीशन ने पॉइंट्स बनाए थे और इंदिरा गांधी से जवाब मांगा था, जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया था। चलिए अब बात करते हैं हम। The major reason for the controversy was the report of Shah Commission which found out the excesses committed during emergency। excesses मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी वो चीज़ भी लागू करवाई गई इमरजेंसी के दौरान। तो ये शाह कमीशन के बारे में थोड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, आपकी बुक में भी गिवन है कि ये जस्टिस जेसी शाह इनके हेड थे, 1977 में हुई थी। और क्या कहते हैं इसे, जनता पार्टी गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था, जो कि एक अपोजिशन पार्टी थी कांग्रेस की। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, शाह कमीशन के बारे में आप डेफिनेटली पढ़ें, क्योंकि ये आता है बोर्ड में 1 मार्कर में 2 मार्कर में ऐसे पूछ लिया जाता है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि इसी का सब टॉपिक है कि वॉज द इमरजेंसी नेसेसरी। क्या इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी थी? तो जो क्रिटिक्स हैं, मतलब कि जो क्रिटिसाइज़ करते हैं इमरजेंसी को, और वो कांग्रेस के ऑपोजिशन वाले हैं, उनका ऐसा मानना था कि इमरजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इमरजेंसी किन ग्राउंड्स में लगाई गई थी? इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में, कि कंट्री में इंटरनल राइट्स फैल रहे हैं, डिफरेंट प्रोटेस्ट चल रही हैं, स्टूडेंट मूवमेंट्स चल रहे हैं, जो कि हमने लास्ट पार्ट 1 की वीडियो में देखा था किस तरह से बिहार मूवमेंट और गुजरात मूवमेंट हुआ था। बट क्रिटिक्स ने कहा कि ये तो पीसफुल मूवमेंट्स थे ना, इसलिए नॉन वायलेंट थे, और जयप्रकाश नारायण जी जैसे लीडर बिहार के मूवमेंट के थे, तो उन्होंने पहले ही डिमांड करी थी इसको नॉन वायलेंट मूवमेंट बनाने की। तो जब एक मूवमेंट नॉन वायलेंट है तो उसे आप किस तरह से इंटरनल डिस्टर्बेंस कह सकते हैं, और उसमें किस तरह से इमरजेंसी इम्पोज करा सकते हैं? तो ये डिमांड रखी गई थी, या ये अपना कंक्लूजन दिया था क्रिटिक्स ने, कि द क्रिटिक सेज दैट इंदिरा गांधी मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मेंट फॉर सेविंग द कंट्री टू सेव हर पर्सनल पावर। तो क्रिटिक्स ने यह भी बोला कि इंदिरा गांधी ने इसका मिसयूज किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन में से लूप होल निकाल कर इन्होंने अपना फ़ायदा किया। इसमें अपना फ़ायदा किस तरह? क्योंकि उनको पता था कि उनकी पार्टी डूब रही है, क्योंकि कंट्री में उन्होंने जो स्लोगन लगाया था गरीबी हटाओ, उसको वो फुलफिल नहीं कर पाई थी, कंट्री में ड्रॉट पड़ रहा था, कंट्री में बाहर से प्रेशर भी आ रहा था ड्यू टू बांग्लादेशी क्राइसिस। तो इसकी वजह से उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ये लॉन्च किया था इमरजेंसी।
इसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली मेंशन इंटरनल डिस्टर्बेंस एज अ रीजन फॉर डिक्लेयरिंग इमरजेंसी। तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर इन्होंने इंटरनल डेमोक्रेसी लगाई या फिर इमरजेंसी लगाई, जिसका कोई यूज़ नहीं था क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस उस लेवल तक नहीं गया था, एक्सट्रीम नहीं हुआ था। उसके बाद ऑन द अदर हैंड क्रिटिक्स आर्ग्यूड दैट इंक्लूडिंग द फ्रीडम मूवमेंट एंड द अदर प्रोटेस्ट वर नॉन वायलेंट एंड पीसफुल। एग्जाम्पल बिहार एंड गुजरात एजिटेशन, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था हूबहू यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जब पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही थी, जब नॉन वायलेंट मूवमेंट हो रहे थे, तो आपको इमरजेंसी इम्पोज करने की कोई नीड नहीं थी। इसके बाद देयर वॉज नो नीड टू सस्पेंड डेमोक्रेसी एंड इम्पोज इमरजेंसी फॉर दैट। सो ये था हमारा इमरजेंसी का पार्ट कि इमरजेंसी नेसेसरी थी या नहीं थी। तो क्रिटिक्स जितने भी हैं इमरजेंसी के, वो बोलते हैं कि इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इमरजेंसी को लागू करवाया था ताकि उनकी पॉलिटिक्स बची रहे और वो सत्ता में बनी रहे। अब देखते हैं कि इमरजेंसी के दौरान में क्या क्या हैपनिंग्स हुई थी। हालांकि हमने पार्ट ए में डिस्कस कर लिया था, बट रिमेनिंग जो हैपनिंग्स हुई थी वो हम इस पार्ट में डिस्कस करते हैं। सो व्हाट हैपन ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो इमरजेंसी में क्या हुआ था हम सबको पता है, हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स हटा दिए गए थे, सबको नल एंड वॉइड कर दिया गया था। इवन हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी खतरे में आ गया था एट दैट टाइम, बट उसके बाद जब अमेंडमेंट्स हुए तो उसको प्रोटेक्ट और सिक्योर करा गया। चलिए देखते हैं। The government led by Indira Gandhi announced the 20-point program including the land distribution, land reform, agricultural wages eradication of bonded labor etc. तो इंदिरा गांधी ने 20 पॉइंट प्रोग्राम रखा सामने और उन्होंने बताया कि हमारे इमरजेंसी लगाने का ये सबसे बड़ा रीज़न था कि हमें ये 20 पॉइंट प्रोग्राम को एकम्प्लिश करना था। हमें कंट्री में पॉवर्टी हटानी थी, जो बंधुआ मजदूर की सिचुएशन थी उसको हटाना था, और हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने थे जिससे कंट्री में पॉवर्टी ख़त्म हो सके। बट ये शाह कमीशन ने बताया कि इनमें से आधे से ज़्यादा इन्होंने जो ग्राउंड्स लिखे थे वो अनफुलफिल्ड थे। मतलब जिन ग्राउंड्स पे इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी वो इन्होंने फुलफिल ही नहीं किए। ना कहीं से पॉवर्टी गई और ना ही बॉन्डेड लेबर उस समय पे उतना इफेक्टिवली गया था। तो ये सच अ वेस्ट ऑफ टाइम किया गया था और लोगों की जान को भी खतरे में डाला गया था। इसके बाद द क्रिटिक्स ऑफ इमरजेंसी पॉइंट आउट मोस्ट ऑफ दीज प्रोमिसेस रिमेन्ड अनफुलफिल्ड एंड दे क्वेश्चन द यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन सच अ लार्ज स्केल। सो जो क्रिटिक्स थे जिन्होंने इमरजेंसी को क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने कहा था कि आपने आधे से ज़्यादा जो ग्राउंड्स लिखे थे उसको आपने पूरा नहीं किया, और इवन आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन इतने लार्ज स्केल पे क्यों किया। मतलब जिस इतने सारे लोगों पर आपको शक था कि 1,11,000 से ज़्यादा लोगों को आपने डिटेन किया, जेल में डाला, और इतने बड़े बड़े ओपोजिशन लीडर्स 676 के अराउंड में ओपोजिशन लीडर्स को आपने डिटेन किया। तो ये किस लिए किया गया? ये क्या अपनी सत्ता बचाने के लिए किया गया कि सच में कंट्री के वेलफेयर के लिए किया गया? ये क्वेश्चन उठाए गए। इसके अलावा सेवरल रिस्ट्रिक्शंस वर पुट टू द प्रेस विदाउट प्रॉपर लीगल सैंक्शंस। मतलब एक अगर आप प्रेस सेंसरशिप ले रहे हैं, प्रेस के राइट्स को, प्रेस को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, तो अगर आप प्रेस के राइट्स ले रहे हैं तो आपको प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। तो ये बोला गया था शाह कमीशन के द्वारा कि प्रॉपर लीगल सैंक्शन नहीं हुआ था। इसके बिसाइड भी इन्होंने अपनी पावर को यूटिलाइज करते हुए प्रेस सेंसरशिप करवा दी थी। इसके बाद शाह कमीशन report mentioned that the general manager of Delhi Power Supply Corporation received the verbal orders from the governor of Delhi to cut electricity from all press newspapers at 2 AM। मतलब कि जो मैनेजर था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का, उनको 2 बजे गवर्नर का फ़ोन जाता है कि आप सारे ही इलेक्ट्रिसिटी कटवा दीजिए प्रेस और न्यूज़पेपर ऑफिसेस की। क्यों? क्योंकि 2 बजे के बाद ही वहाँ पे पेपर छपना स्टार्ट होते हैं, और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वो पेपर नहीं छाप पाएंगे और लोगों को जल्दी पता नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने प्रेस जितने भी थे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स वाले, उनका उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कटवा दी थी और फिर 3 दिन बाद इलेक्ट्रिसिटी वापस आ पाई थी।
ऑन 26 और 26 जून को क्यों किया था, क्योंकि 25 को इमरजेंसी इम्पोज की गई थी आधी रात में, और इन 1975 एंड केम टू रिस्टोर आफ्टर 3 days, और इसके 3 दिन बाद ही इलेक्ट्रिसिटी वापस आई थी। इसके बाद टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ ऑफ कॉमन पीपल ऑकर्ड ड्यूरिंग, और जो कॉमन पीपल्स थे उनकी तो दुर्गति हो ही रही थी। आप एक एग्जाम्पल देख रहे होंगे बुक में, जिसमें एक फादर होते हैं, वो अपने बेटे को ढूंढने जाते हैं, बट इमरजेंसी लागू हो जाती है और उनका बेटा हॉस्टल से लापता हो जाता है। तो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इमरजेंसी के दौरान में ऑर्डिनरी या कॉमन पीपल्स को, ये भी उसमें प्रॉब्लम्स बताए गए बाय शाह कमीशन। एंड लास्ट, संजय गांधी PM's elder son didn't hold any official position at time, yet he gained control over administration. अब जो संजय गांधी होते हैं, इंदिरा गांधी के एल्डेस्ट सन, उनके पास उस समय पर कोई ऑफिशियल ड्यूटी नहीं थी, या फिर हम बोल सकते हैं कस्टोडियल पोजीशन नहीं थी, बट स्टिल उन्होंने अपनी अथॉरिटी दिखाई और एडमिनिस्ट्रेशन पे कहीं ना कहीं अपना इन्फ्लुएंस शो किया, जो कि गलत है, क्योंकि राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता डेमोक्रेसी में। तो ये एक फॉल्ट देखने को मिलती है ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये सारी हैपनिंग्स हुई थी। सो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है द लेसन्स ऑफ इमरजेंसी। तो जो इमरजेंसी हमारे सामने 3 लेसन्स लेके आई, वो कौन कौन से लाई? सबसे पहले तो फर्स्ट लेसन ये था कि हमारी जो कंट्री है उसमें हम बिना डेमोक्रेसी के नहीं सरवाइव कर सकते। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी, हसल बसल हो जाएगा अराउंड द कंट्री, बहुत कियोस मच जाएगा, जैसा कि इमरजेंसी में हुआ। इसके अलावा सेकेंडली, इट ब्रॉट आउट सम एम्बिग्यूटीज रिगार्डिंग इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस के रिगार्डिंग जो एम्बिग्यूटीज थी वो भी सामने आई। किस तरह से इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे इंदिरा गांधी जी ने इजीली इमरजेंसी लागू करवा दी, बट अब उस प्रोसीजर को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया गया बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड द जुडिशरी, ताकि इतना इजीली कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए कंट्री को थ्रेट में ना ले आए। तो अब इंटरनल जो भी इमरजेंसी लागू होगी वो आर्म्ड रेबेलियन के केस में ही लागू होगी, ईजिली कोई इमरजेंसी लागू नहीं कर पाएगा। इसके अलावा थर्डली, इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर अबाउट देयर सिविल लिबर्टीज़। अपने राइट्स के बारे में लोग और ज़्यादा अवेयर हो गए, क्योंकि इतने सारी डिटेन किए जा रही थी पब्लिक, इलीगली डिटेंशन हो रहा था, प्रेस सेंसरशिप ले ली गई थी, लोगों के सिविल राइट्स भी एबॉलिश हो गए थे, तो लोग और ज़्यादा अवेयर हो गए। तो ये सारे मेथड्स थे जिनकी वजह से एक ही बार में हमको पता चल गया इमरजेंसी की वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कि कोई लूप होल निकाल कर अगर इमरजेंसी लागू करवा रहा है तो कोई उसकी स्ट्रेंथ निकाल कर अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहा है। तो ये था हमारा स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। अब जब इमरजेंसी ख़त्म हुई तो आफ्टर 18 months ऑफ इमरजेंसी बीइंग इम्पोज्ड 1977 में इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कराए गए, जिसमें सारे ही जो ऑपोजिशन के लीडर थे उनमें मेजॉरिटी ऑफ देम वर डिटेन्ड, मतलब आधे से ज़्यादा लोग तो जेल में थे, तो वो जेल के अंदर अपनी कोलिजन उन्होंने फॉर्म करी और ज़्यादा वो लोग क्लोज आ गए, क्लोजर टाइज हो गई। तो वो एक साथ मिलकर उन्होंने जनता पार्टी फॉर्म करी, जिसके लीडर कौन रहे? जयप्रकाश नारायण रहे। चलिए देखते हैं। इन 1977 द इलेक्शन टर्न आउट इनटू अ रेफरेंडम ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ इमरजेंसी, और ये इलेक्शन को बोला गया इलेक्शन फॉर रेफरेंडम ऑफ डेमोक्रेसी। मीन्स ये लोग बेसिकली डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना चाहते थे, और कांग्रेस के रूल को बोला गया कि नॉन डेमोक्रेटिक रूल है ये। इसके अलावा द ओपोजिशन फॉर द इलेक्शन ऑन द स्लोगन सेव डेमोक्रेसी। इन्होंने स्लोगन रखा कि सेव डेमोक्रेसी, और इसी स्लोगन से लोग अट्रैक्ट होकर इनको वोट दिया जनता है। सो लोकसभा इलेक्शन 1977 की बात करते हैं। तो ऑपोजिशन केम टुगेदर एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी नोन एज जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण, जो कि बिहार मूवमेंट में भी इन्वॉल्व थे और जिन्होंने नॉन वायलेंस को प्रमोट किया था। इसके बाद जनता पार्टी मेड द इलेक्शन इनटू पॉपुलर सिंबल फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इन्होंने जो स्लोगन रखा कि
सेफ डेमोक्रेसी, जैसे कि पहले इंदिरा गांधी जी ने रखा था गरीबी हटाओ, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। इसके बाद द रिजल्ट शॉक्ड एवरीबडी एज फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस लॉस्ट लोकसभा इलेक्शन। तो पहली बार 1977 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस हारी थी लोकसभा इलेक्शंस में। सो जनता पार्टी वॉन एंड इट्स एलाइज और जनता पार्टी ने मिलकर 330 सीट्स एक्वायर करी 542 सीट्स में, जिसमें से कि 295 सीट्स अकेले जनता पार्टी की थी, जो कि क्लियर मेजॉरिटी थी और ये पावर में सत्ता में आ गई थी आफ्टर इमरजेंसी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जनता गवर्नमेंट। अब जब जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो उसमें 3 मेजर जो लीडर्स थे ऑपोजिशन पार्टी सब मिलके जिन्होंने एंटी इमरजेंसी संगठन चलाया था वो लोग उसके लीडर्स थे। तो जो 3 मेजर लीडर्स थे वो कौन कौन थे? मोरारजी देसाई, जो कि इंदिरा गांधी के राइवल रहे हैं स्टार्टिंग से, हमने देखा 1966 से। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह, जो कि क्या थे, भारतीय लोकदल के भी लीडर थे और यूपी में वो किसान के भी नेता थे। इसके अलावा जगजीवन राम, जो कि कांग्रेस के बहुत सीनियर मिनिस्टर रह चुके थे। इन तीनों के बीच में प्राइम मिनिस्टर पद के लिए कंपटीशन होता है, जिसके विनर कौन होते हैं? मोरारजी देसाई को बना दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर। और इसके बाद द ऑपोजिशन टू इमरजेंसी कुडंट कीप द जनता पार्टी ओनली फॉर अ वाइल। मतलब इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद ऐसा नहीं कि ये लोग अच्छे से पार्टी आपस में कोलाइड करके आगे बढ़ रहे हों, नहीं। इनमें क्या होता है कोलिजन गवर्नमेंट में कि सारे ही कहते हैं कि आपके पास मेरी भी तो सीट्स हैं, तो मेरे भी थॉट्स हमें रखने का अधिकार है और हमें भी इम्प्लीमेंट करने का अधिकार है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ हो जाते हैं अमंग द लीडर्स ऑफ सेम पार्टी और पार्टी स्प्लिट हो जाती है। वही हुआ जनता पार्टी के साथ। आपस में एक दूसरे के इन लोग को विचार पसंद नहीं आए और इनकी पार्टी स्प्लिट होने लगी। सो जनता पार्टी लैक डायरेक्शन, लीडरशिप एंड कॉमन प्रोग्राम। इसमें कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं था, कोई स्पेसिफिक एक को लीडर नहीं बना पा रहे थे ये लोग, और एक डायरेक्शन नहीं थी। मतलब इनको वोट क्यों मिले थे? क्योंकि इन्होंने एंटी डेमोक्रेसी डिक्लेयर कर दिया था कांग्रेस को, बट इनके पास अपना खुद का कोई विजन नहीं था कि हम जिस तरह से इंदिरा गांधी जी का था कि गरीबी हटाओ, बट इनका कोई कॉमन विजन नहीं था, जिसकी वजह से ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। और दे कुडेंट ब्रिंग द फंडामेंटल चेंज इन द पॉलिसीज परस्यूड बाय कांग्रेस। ये कुछ खास चेंज भी नहीं ला पाए जो कि कांग्रेस की पॉलिसीज थी। मतलब इन्होंने कांग्रेस को डिफीट कर दिया लोगों को ये बताकर कि इनकी पार्टी एंटी डेमोक्रेटिक है, बट उनकी पार्टी जो काम कर रही थी वही ये भी कर रहे थे, उन्हीं का पीछा कर रहे थे, उन्हीं को कॉपी कर रहे थे, कुछ अपने आइडियाज़ नहीं ला पाए थे सामने। तो इसके बाद विद इन 18 मंथ जनता पार्टी गॉट split or another government headed by Charan Singh was formed through the Congress support, which later withdrew, and as a result his party remained in power just for 4 months। और जैसा कि हमने जाना था कि ये चरण सिंह और इन तीनों लीडर्स ने मिलकर जनता पार्टी बनाई थी, तो चरण सिंह को किसने सपोर्ट किया था? कांग्रेस ने किया था। जब कांग्रेस ने अपना सपोर्ट हटा लिया तो ये 4 महीने भी नहीं टिक पाए और इनकी भी गवर्नमेंट चली गई, जिसकी वजह से फ्रेश इलेक्शंस हुए 1980 में और ये बहुत बुरी तरह से जनता पार्टी हारी और कांग्रेस की विक्ट्री फिर से बहुत, जैसी पहले हुई थी विक्ट्री वैसे ही फिर से कांग्रेस ने विक्ट्री अचीव कर ली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है लेगेसी। लेगेसी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो कांग्रेस के लेगेसी की बात हो रही है, किस तरह से कांग्रेस एक अम्ब्रेला के अंदर हर तबके के लोगों को संभाल लेती है, चाहे वो पुअर डाउन ट्रॉडन हो या वो रिच एलीट क्लास लोग हों, वो सबके लिए ही पॉलिसीज़ बनाती थी। बट अब आफ्टर 1980s इलेक्शन कांग्रेस ने क्या किया, अपने आप को एक नई आइडियोलॉजी दी, जिसमें वो अपने आप को क्या बोलती है कांग्रेस? इट एसोसिएट्स इटसेल्फ एज अ प्रो पुअर एंड सोशलिस्ट पार्टी, ताकि कि वो पुअर्स की हेल्प करने वाली पार्टी है और सोशलिस्ट पार्टी है, जनता का वेलफेयर करना चाहती है। तो इस तरह से उसकी लेगेसी क्या हुई, इम्प्लीमेंट हुई या बदली या बढ़ गई, रिवॉल्यूशन आया इसकी आइडियोलॉजी में।
सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद द इमरजेंसी एंड द पीरियड अराउंड इट कुड बी डिस्क्राइब्ड एज द पॉलिटिकल एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। तो ये आइडियोलॉजी में चेंज क्यों आया था? क्योंकि इमरजेंसी में कांग्रेस ने बहुत कुछ रियलाइज़ किया कि हमें लोगों को किस तरह से उनका विश्वास जीतना है, और हमने किस तरह से इमरजेंसी इम्पोज करके जो गलतियां की हैं उसे हमें सुधारना है। इसके अलावा द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव दैट all political parties would be abide by the democratic norm even during the emergency। और मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी ये मानना था कि हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं ये इमरजेंसी के दौरान में भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में ही अबाइड रहेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो सिटीजन हो। तो अब आप देखेंगे इमरजेंसी इम्पोज तो हुई, बट इमरजेंसी इज ऑल्सो अ प्रैक्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, मतलब ये डेमोक्रेटिक प्रोसीजर का पार्ट है। तो ये हमारा चैप्टर था, पार्ट बी था। सो गाइज आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, मींस जो न्यू सिलेबस एडअप हुआ है 2020 एंड फर्दर बोर्ड स्टूडेंट्स, तो वो मैं आपको पार्ट सी में समझाऊंगा। Till then, stay tuned, and if you like my video, give this video a big thumbs up and also don't forget to subscribe my channel। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, दबा के शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay tuned।